हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वंश बत्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की वीडियो सीरीज़ कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है, सेक्शन 10 के बारे में इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एंड एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एंड लास्ट में हम एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में एक डिफरेंस भी देखेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सो सबसे पहले व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2H में दी गई है। सेक्शन 2H डिफाइन करता है कॉन्ट्रैक्ट को, एन एग्रीमेंट दैट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। लास्ट वीडियो जो हमारी थी इंट्रोडक्शन की वीडियो, उसमें हमने जान लिया था कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। सिंपल डेफिनेशन मैंने आपको दी थी। इस एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप ऑनलाइन परचेज करते हो कुछ भी सामान, या आप मार्केट जाते हो, कपड़े लेते हो, फ्रूट्स लेते हो, ग्रोसरी लेते हो या कोई भी और सामान लेते हो, वो सभी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। दो कंपनीज आपस में सेल परचेज का जो एग्रीमेंट साइन करती हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो डे टू डे लाइफ में हम काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करते हैं एंड अपने सामने देखते भी हैं काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होते हुए। तो सेक्शन 2H इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, आई होप आपके पास बेयर एक्ट होगा, उसमें आप निकाल के देख सकते हैं। वो डिफाइन करता है कॉन्ट्रैक्ट को। वो कहता है कि एक ऐसा एग्रीमेंट जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ है उसको कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन किसी के माइंड में अगर आ रहा हो कि यहाँ पर हमको डेफिनेशन पढ़ने की क्या ज़रूरत है, जो सेक्शन 2H पढ़ के हमको क्या मिलेगा। सेक्शन 2H से हमको पता चला कि एक तो कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट होना चाहिए एंड दूसरी बात उसमें एनफोर्सेबिलिटी होनी चाहिए, एनफोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए। अगर ये दोनों एलिमेंट्स प्रेजेंट है तो उसको हम कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। तो जब हम एग्रीमेंट के बारे में जान लेंगे कि एग्रीमेंट क्या होता है एंड सेक्शन 10 के बारे में जान लेंगे, एनफोर्सेबल बाय लॉ, कब एक एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा, ये दोनों अगर एलिमेंट्स हमने देख लिए तो हमको पता चल जाएगा कि व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट। तो आइए चलिए सबसे पहले आते हैं कि एग्रीमेंट क्या होता है। सेक्शन 2E इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन है। तो पहला जो एसेंशियल है कॉन्ट्रैक्ट का वो है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट सेक्शन 2E क्या कहता है ये, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट क्या होता है, उसके लिए भी हमको दो रिक्वायरमेंट्स निकल कर आई। एक तो प्रॉमिस होना चाहिए या सेट ऑफ प्रॉमिस, मतलब प्रॉमिस मान लो अभी के लिए, एक तो प्रॉमिस जरूरी है और एक कंसिडरेशन जरूरी है किसी चीज़ को एग्रीमेंट बोलने के लिए, किसी ट्रांजैक्शन को एग्रीमेंट बोलने के लिए। तो प्रॉमिस एंड कंसिडरेशन। तो सबसे पहले प्रॉमिस क्या होता है, एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। मान लीजिए ए है, ए बी को कहता है कि क्या तुम मुझे 10 किलो सेब दोगे। 100 किलो का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ए जो है उसकी शॉप है फ्रूट्स की एंड बी जो है वो एप्पल्स का डिस्ट्रीब्यूटर है। अब ए ने ऑफर करा बी को कि क्या तुम मुझे 100 kgs एप्पल दोगे। अब ए ने क्या करा, ऑफर करा, प्रपोजल करा। ऑफर या प्रपोजल एक ही बात है। ऑफर इंग्लिश लॉ में बोला जाता है एंड प्रपोजल इंडिया में बोला जाता है। इंडिया में भी दोनों टर्म्स वैसे जनरली यूज होती हैं। तो बी ने इस ऑफर को, ए के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैं तुम्हें 100 kg एप्पल बेचूंगा। तो जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है उसको प्रॉमिस बोला जाता है। मतलब जिस ट्रांजैक्शन में ऑफर और एक्सेप्टेंस हो जाए उसको प्रॉमिस बोलते हैं। तो एग्रीमेंट के लिए फर्स्ट रिक्वायरमेंट है प्रॉमिस, वो यहाँ पर फुलफिल हो गया, दैट इज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। दूसरी रिक्वायरमेंट है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, जिसकी कुछ वैल्यू हो। बी ए को कहता है कि मैं तुम्हें 100 किलो सेब दे तो दूंगा, बट मैं वो तुम्हें दूंगा 10,000 रुपये के। तो यहाँ पर ए जो है वो 10,000 रुपीज दे रहा है। जस्ट अ सेकेंड। तो यहाँ पर ए के 10,000 रुपये देने के बाद जो बी 100 किलो एप्पल दे रहा है ए को, ये है कंसिडरेशन। 10,000 रुपये के बदले 100 किलो सेब कंसिडरेशन है और 100 किलो सेब के बदले 10,000 रुपये कंसिडरेशन है। ये दोनों ही चीज़ें कंसिडरेशन है, समथिंग इन रिटर्न ही होता है कंसिडरेशन। तो ये जो अभी तक ये बना है इसको एग्रीमेंट बोलेंगे। तो हमको एग्रीमेंट समझ आया। ये जो टर्म है प्रॉमिसेस एंड सेट ऑफ प्रॉमिसेस, इसके बीच का डिफरेंस मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, एक हल्का सा बता दूंगा, ओवरव्यू दे दूंगा। बट ये जो डिफरेंस है हम सेक्शन 25 में डिस्कस करने वाले हैं अच्छे से। ऐसा सच मुश्किल भी नहीं है, बस ये होता है कि जो सेट ऑफ प्रॉमिसेस होते हैं वो एक से ज़्यादा प्रॉमिस होते हैं। यहाँ पे जो ये ट्रांजैक्शन है वो सेट ऑफ प्रॉमिसेस है, क्योंकि ए 10,000 रुपीज़ देने का प्रॉमिस कर रहा है और बी 100 kg एप्पल देने का प्रॉमिस कर रहा है। तो दो प्रॉमिसेस हो गए। तो दीज आर सेट ऑफ प्रॉमिसेस। ये जो है प्रॉमिस, एक प्रॉमिस भी हो सकता है और वो भी एग्रीमेंट बन सकता है। एक प्रॉमिस जब होता है, एक प्रॉमिस से जो एग्रीमेंट बन सकता है वो सेक्शन 25(1) में दिया गया है, जो कि आगे हम सेक्शन 25 डिस्कस करते हुए समझेंगे।
बस अभी ये समझ लीजिए कि आउट ऑफ लव, अगर मान लीजिए हस्बैंड है, उसने वाइफ को आउट ऑफ लव कोई चीज़ दी है, आउट ऑफ अफेक्शन कोई मान लीजिए सोने की रिंग दी है, वाइफ उसके बदले कुछ नहीं दे रही है, मान लीजिए बस हस्बैंड ही दे रहा है, प्रॉमिस कर लिया उसने, उन्होंने रिटर्न रजिस्टर हो गया ये चीज़, फिर एक प्रॉमिस भी एग्रीमेंट बन जाता है वहाँ पर। ये जो है एक एक्सेप्शन है, पर अभी के लिए जो हमको जनरल रूल समझना है कि जब ऑफर और एक्सेप्टेंस और कंसिडरेशन एक ट्रांजेक्शन में हो जाएंगे तो उसको एग्रीमेंट बोलेंगे। तो एग्रीमेंट समझ आ गया। अब चलते हैं सेकंड कंडीशन पर, दैट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, सेक्शन 10 पर। कॉन्ट्रैक्ट का फर्स्ट एसेंशियल देख लिया हमने, यही जो कंपोनेंट्स है एग्रीमेंट के, ऑफर एक्सेप्टेंस और कंसिडरेशन। सेक्शन 10 की हेडिंग है व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट अभी देख लिया, वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा वो सेक्शन 10 बताता है। ये जो है एनफोर्सेबल बाय लॉ का मतलब भी अभी मैं बता देता हूँ, पहले सेक्शन 10 देखते हैं। ये कहता है कि सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होंगे अगर वो फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज से बने हैं, मतलब पार्टीज़ की फ्री कंसेंट है, पार्टीज़ जो है कॉम्पिटेंट थी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, कंसिडरेशन जो था वो लॉफुल था, ऑब्जेक्ट भी था जो वो लॉफुल था, एंड वो डिक्लेयर नहीं किए गए हैं वॉइड। 4 कंडीशंस हैं किसी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने की, दैट इज़ फ्री कंसेंट, कॉम्पिटेंसी, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं किए होने चाहिए वो। तो व्हाट इज़ फ्री कंसेंट, एग्जांपल मैं दे देता हूँ, आगे भी जो एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी यही जो है कंडीशंस हैं वहाँ डिस्कस करेंगे अभी आगे इसी वीडियो में। फ्री कंसेंट क्या होता है, दोनों की फ्री विल होनी चाहिए, जो भी दोनों पार्टीज़ हैं, एक 2 से ज़्यादा पार्टीज़ हैं। अब आपने किसी के मत्थे पे बंदूक लगा के कह दिया उसको कि अपना घर मुझे ट्रांसफ़र कर दो, नहीं तो चला दूंगा मैं गोली, तो वहाँ क्या उसकी फ्री विल है? नहीं है बिल्कुल भी। आपने धमका के कोअर्जन से वो कॉन्ट्रैक्ट करवाया है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो एनफोर्सेबल नहीं होगा, वो एग्रीमेंट ही रह जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं, बिकॉज यहाँ फ्री कंसेंट एब्सेंट थी, एंड वो एनफोर्सेबल भी नहीं होगा। एनफोर्सेबल का क्या मतलब है? एनफोर्सेबल का ये मतलब है कि आगे जाके आप कोर्ट में नहीं जा सकते, जिसके मत्थे पे आपने बंदूक लगाई थी कि साइन कर और अपना घर ट्रांसफ़र कर, आगे जाके वो आपको पोजीशन नहीं दे रहा है, साइन तो उसने कर दिए, आगे मना कर गया कि मैं नहीं दे रहा पोजीशन, जाके उसने भी अपनी सिक्योरिटी बुला ली है। अब आप जाओगे कोर्ट में कि इसने तो साइन कर रखे हैं देखो, बट जब एविडेंसेस से पता चलेगा कि आपने जोर ज़बरदस्ती से कोअर्जन से उससे साइन करवाए थे, तो वो एनफोर्स नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट। तो वहाँ पर कोर्ट कहेगी आपको कि जाओ यहाँ से, क्योंकि आपने सेक्शन 10 की रिक्वायरमेंट फुलफिल ही नहीं करी, तो हम इसको एनफोर्स क्यों करवाएं? एनफोर्स ना होने का मतलब कि आपको रिलीफ नहीं मिलेगा उस केस में, या फिर आपका केस ही नहीं लेगी कोर्ट, तो उस केस में आपको रिलीफ नहीं मिलने वाला। ये एक रिक्वायरमेंट है सेक्शन 10 की। और क्या है, जैसे कि कॉम्पिटेंसी, 18 से कम नहीं होने चाहिए, आप माइनर नहीं होने चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए आपका, मेंटली इल नहीं, मेंटली कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, पागल व्यक्ति नहीं होने चाहिए, या कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए, ऑब्जेक्ट आपका लॉफुल होना चाहिए। आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते किसी को मरवाने का, कि आप किसी को पैसे दे दो, फिरौती दे दो कि मेरे दुश्मन को मरवा दो। अब आपने पैसे तो दिए हैं, बट ऑब्जेक्ट क्या था? किसी को मरवाना, जो कि अनलॉफुल था। अगर ऑब्जेक्ट लॉफुल नहीं है तो भी सेक्शन 10 की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगी, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। एंड कुछ और भी कंडीशंस हैं आगे इस वीडियो में, इसी वीडियो में आगे आके आपको बता रहा हूँ। तो हमने क्या देखा, अगर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, या फिर एसेंशियल जो है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, एक तो एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट में क्या है, ऑफर और एक्सेप्टेंस जो कि प्रॉमिस होता है, और कंसिडरेशन, ये तीनों चीज़ें एग्रीमेंट को बनाती हैं। एंड सेक्शन 10 के एसेंशियल्स होने चाहिए। एंड देयर इज़ वन मोर कंडीशन, एक और कंडीशन है, दैट इज़ इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस, जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं दी गई है, बट इट इज़ एन इंपॉर्टेंट कंडीशन। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा? एक तो एग्रीमेंट, उसमें एनफोर्सिबिलिटी और इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस होना चाहिए। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं, एग्रीमेंट, एनफोर्सिबिलिटी और इंटेंशन, यही एसेंशियल्स है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, क्योंकि इसमें भी 3 कंडीशंस हैं, ऑफर एक्सेप्टेंस कंसिडरेशन, इसमें भी कुछ कंडीशंस हैं, और ये इंटेंशन। तो आइए चलिए एसेंशियल्स पर आते हैं कॉन्ट्रैक्ट के, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के। लॉफुल ऑफर होना चाहिए और लॉफुल एक्सेप्टेंस होना चाहिए दूसरी पार्टी के द्वारा। लॉफुल ऑफर मतलब कि अनलॉफुल चीज़ों के लिए ऑफर नहीं हो सकता, जैसे कार बाइक सेल करने के लिए ऑफर हो सकता है, बट किसी को मरवाने के लिए, ड्रग्स खरीदने के लिए ऑफर करना जो इलीगल ड्रग्स है, वैसे ऑफर और एक्सेप्टेंस नहीं हो सकते हैं। दूसरा कंसिडरेशन, ये इसके सेक्शंस हैं। कुछ वैल्यू एक्सचेंज होना चाहिए दोनों पार्टीज़ के बीच में, समथिंग इन रिटर्न जाना चाहिए। जैसे अगर कोई बाइक बेच रहा है, उसके रिटर्न में 10,000 रुपये इज़ अ वैलिड कंसिडरेशन। नेक्स्ट है यहाँ पर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। इसका क्या मतलब होता है कि आपकी नीयत होनी चाहिए, आपकी इंटेंशन होनी चाहिए लीगल कॉन्ट्रैक्ट करने की। देयर मस्ट बी एन इंटेंशन टू एंटर इनटू लीगल बाइंडिंग एग्रीमेंट।
इंटेंशन कैसे होनी चाहिए, जैसे दो कंपनीज आपस में बिजनेस डील कर रही हैं, वो रिफ्लेक्ट करता है उनकी इंटेंशन कि हाँ वो क्रिएट करना चाहती है कॉन्ट्रैक्ट, एक वैलिड बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। बट फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी को डिनर पर बुलाया है, आपने किसी को बर्थडे पार्टी पर बुलाया है, वो लीगल ऑब्लिगेशन नहीं देगा सामने वाली पार्टी को कि अगर वो नहीं आया आपके बुलाने पर, आपकी पार्टी पर, तो आप कोर्ट में जाके सूट फाइल कर दो, बिकॉज वहाँ इंटेंशन नहीं थी आपकी लीगल रिलेशन बनाने की, वो सिर्फ एक सोशल या डोमेस्टिक एग्रीमेंट था। एक और बात यहाँ पर, जितने भी एसेंशियल्स, आगे भी जो एसेंशियल्स हैं ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये सभी के सभी पर अलग अलग वीडियो आने वाली है आगे। मतलब प्रॉमिस, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस जो कि प्रॉमिस है, उस पर अलग से 3 वीडियो आएंगी। ये जस्ट ऊपर से देख रहे हैं हम, डिटेल में पढ़ नहीं रहे हैं इस चीज़ को, तो जस्ट एक समझ के लिए कि क्या है, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाता है बिकॉज टर्म्स ही ऐसे हैं। जस्ट समझने के लिए स्टार्टिंग की वीडियोस देखना जरूरी होता है कि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अब यहाँ फोर्थ एसेंशियल है कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज़। कॉम्पिटेंट होनी चाहिए पार्टीज़, जैसे कि साउंड माइंड की होनी चाहिए पार्टी, 18 या उससे अबव होनी चाहिए, डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ नहीं होनी चाहिए। साउंड माइंड इन सिंपल लैंग्वेज, पागल नहीं होनी चाहिए। कोई मेंटल कंडीशन ऐसी ना हो जो वो सोच समझ ना सकें, सोच समझने की शक्ति उनमें ना हो। 18 से नीचे तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ का एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं। जो एलियन एनिमीज़ होते हैं, जो जिस कंट्री से हमारी वॉर है, मान लीजिए किसी कंट्री से हमारी वॉर हो गई फ्यूचर में, अभी नहीं है, तो उस कंट्री का सिटीजन अगर यहाँ आके किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो नहीं कर सकता, वो वैलिड नहीं होगा। तो नेक्स्ट एसेंशियल क्या है? फ्री कंसेंट, जो अभी अब मैंने एग्जांपल भी डिस्कस किया था। कंसेंट या फिर जो सहमति होनी चाहिए वो फ्री और वॉलेंट्री होनी चाहिए, किसी तरीके का दबाव ना हो, इन्फ्लुएंस करके, कोएर्शन करके, फ्रॉड करके, या मिस्टेक हो गई अगर, या मिसरिप्रेजेंट कर दिया, ये कुछ चीज़ें हैं। अगर ऐसा है तो वो कंसेंट, फ्री कंसेंट नहीं बोली जाएगी फिर। अब ये जो टर्म्स हैं, एक एक वीडियो अलग अलग आएगी इस पर, अभी जनरली समझ लो कि क्या होता है। अगर अंडर थ्रेट कॉन्ट्रैक्ट किया गया धमका के, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। नेक्स्ट इज लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट। पहले ही बताया, सेक्शन 23 में ये दिया गया है कि जो ऑब्जेक्ट या जो कंसिडरेशन होना चाहिए वो लीगल होना चाहिए और पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। लीगल गुड्स को बेचना, कार, बाइक, घड़ी, घर, घोड़ा, इन चीज़ों को बेचना वैलिड है, बट इलीगल ड्रग्स को बेचना इलीगल है, वैलिड नहीं है। क्योंकि जब आप इलीगल ड्रग्स खरीद रहे हो, नशा आप खरीद रहे हो, उसके बदले आप कंसिडरेशन क्या दे रहे हो? मनी दे रहे हो। पर मनी के बदले जो कंसिडरेशन मिल रहा है, जो नशा आपको कंसिडरेशन में मिल रहा है, वो इलीगल है। वैसे ही किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना कि तू एंगेज हो जा इलीगल एक्टिविटीज़ में, किसी का घर तोड़, रॉयट कर, दंगा फसाद कर, यहाँ पर भी जो कंसिडरेशन है वो अनलॉफुल है, और ऑब्जेक्ट भी इस कॉन्ट्रैक्ट का अनलॉफुल है। ऑब्जेक्ट मतलब कि किस पर्पज़ से आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, पर्पज़ यहाँ पर अनलॉफुल है। लास्ट यहाँ पर कंडीशन है नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। सेक्शन 26 से 30 के बीच में भी कुछ कंडीशंस दी गई हैं, जैसे कि आप किसी के साथ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते कि तू शादी नहीं कर सकता, किसी को रिस्ट्रेन नहीं कर सकते शादी करने से, या किसी के साथ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते कि तू मुझ पर सूट फाइल नहीं करेगा कोर्ट में। ऐसे ही कुछ कंडीशंस हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं जो कि वॉइड होते हैं सेक्शन 26 से लेकर 30 के बीच में। वॉइड का मतलब होता है जो कि शून्य हो, जीरो जिसकी वैल्यू हो, जो कि लॉ की आइज़ में जिसकी जो वैल्यू होगी जीरो होगी। इट इज़ नथिंग इन आइज ऑफ लॉ। तो एक कंडीशंस हमारे कंप्लीट हो गए कॉन्ट्रैक्ट के। लास्ट हमारा बच गया एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच का डिफरेंस। वैसे तो अभी तक आपको समझ आ गया होगा कि जो एग्रीमेंट का जो स्कोप है वो ब्रॉडर है और जो कॉन्ट्रैक्ट का जो स्कोप है वो नैरोअर है, क्योंकि कोई भी अरेंजमेंट, कोई भी ट्रांजेक्शन होगी जिसमें प्रॉमिस और कंसिडरेशन इन्वॉल्व होगा, उसको एग्रीमेंट बोल देंगे, बेशक वो लीगली एनफोर्सेबल हो या फिर ना हो। बट अगर कॉन्ट्रैक्ट की रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है तो सेक्शन 10, जो कि ये सभी एसेंशियल्स हैं, और इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस वहाँ पर होना चाहिए। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। ये जो आउटर सर्कल है ये एग्रीमेंट है, एंड जो ये इनर सर्कल है ये कॉन्ट्रैक्ट है, एंड जो ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ये एनफोर्सेबिलिटी है। जब यहाँ पर एनफोर्सेबिलिटी ऐड होगी एग्रीमेंट में तो वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो यही था आज के लिए। होप्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और वीडियोज़ के लिए नीचे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की प्लेलिस्ट है, वहाँ जाके देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर अभी तक नहीं किया तो। दैट वाज इट फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।